नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमन और आप देख रहे हैं हिंदी ट्यूटोरियल क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड के 12वीं कक्षा के लिए निर्धारित पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 में संकलित रघुवीर सहाय की लिखी हुई कविता अधिनायक को पढ़ने और उसे समझने का प्रयास करेंगे। मित्रों, देश की आजादी के दशकों बाद आज भी आम नागरिक की स्थिति जस की तस बनी हुई है। इसमें कोई फर्क नहीं आया। इसके लिए जवाबदेह यहाँ के सत्ताधारी वर्ग के लोग हैं। कवि रघुवीर सहाय ने इसे ही अपनी कविता का विषय बनाया है। अधिनायक एक ऐसी कविता है जिसमें व्यंग तो है पर हास्य नहीं है। इसमें देश की सत्ता पर काबिज वर्ग के प्रति एक रोषपूर्ण कटाक्ष देखने के लिए मिलता है। मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ें उसके पहले वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको समय से मिलता रहे। मित्रों, कवि रघुवीर सहाय का जन्म 9 दिसंबर 1929 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ था, जबकि इनका निधन 30 दिसंबर 1990 को। पेशे से शिक्षक हरदेव सहाय इनके पिता थे। इनकी पढ़ाई कहते हैं कि लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्होंने अंग्रेजी भाषा और साहित्य में एमए की थी। इन्होंने पढ़ाई पूरी करने के पश्चात रघुवीर सहाय पत्रकारिता से जुड़ गए और लखनऊ से ही प्रकाशित होने वाली नवजीवन में बतौर विशेष संवाददाता इन्होंने काम किया। इसके बाद आकाशवाणी नई दिल्ली के समाचार विभाग और फिर नव भारत टाइम्स में बतौर विशेष संवाददाता भी इन्होंने काम किया था। फिर वर्ष 1972 से लेकर के वर्ष 1982 तक वे साप्ताहिक समाचार पत्रिका दिनमान के संपादक भी रहे और बाद के समय में वो भारतीय प्रेस परिषद के सदस्य भी रहे। इस बीच रघुवीर सहाय कौमुदी नामक एक कविता वाचन केंद्र की स्थापना भी लखनऊ में की थी। इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में बात करें तो आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, भूल गए हैं, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां आदि प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त रास्ता इधर से है, जो आदमी हम बना रहे हैं, सीढ़ियों पर धूप में, ये सभी उनकी कहानियां हैं। दिल्ली मेरा प्रदेश लिखने का कारण, उबे हुए सुखी वे और नहीं होंगे जो मारे जाएंगे, यथार्थ यथास्थिति नहीं, ये सभी उनके निबंध हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने कुछ अनुवाद भी किए थे। तो आइए अब कविता की पंक्तियों को एक एक कर पढ़ें और उसे समझने का प्रयास करते हैं। कविता की जो आरंभिक कुछ पंक्तियां हैं वो इस तरह है कि राष्ट्रगीत में भला कौन वह, राष्ट्रगीत में भला कौन वह, भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है। राष्ट्रगान में प्रयुक्त अधिनायक शब्द पर जबरदस्त तरीकों से कवि ने यहां कटाक्ष किया है। कवि यहां जानना चाहते हैं कि हर चरना जो फटा हुआ सुतना पहनकर भी जिस भाग्य के विधाता की स्तुति करता, आखिर वो कौन है? हर चरना आम आदमी का प्रतिनिधित्व करने वाला एक बदहाल लड़का है जो अपने आर्थिक और सामाजिक कारणों से औपचारिकतावश सरकारी स्कूलों में पढ़ता है। उसे बुनियादी सुविधाएं भी प्राप्त नहीं है। राष्ट्रीय त्योहार के दिन झंडे फहराए जाते हैं, राष्ट्रीय गान गाए जाते हैं, राष्ट्रगान में अधिनायक का गुणगान किया जाता है, पर देश के हालात को देखकर यह समझ नहीं आता कि राष्ट्रगान में आखिर हम किस अधिनायक का गुणगान करते हैं। अगली जो पंक्ति है उसमें कहते हैं, मखमल टमटम बल्लम तुर्री, पगड़ी छत्र चमर के साथ, तोप छुराकर ढोल बजाकर जय जय कौन कराता है। यहाँ इन पंक्तियों में कवि
शासक वर्ग पर व्यंग्य करते हैं। कवि ने व्यंग्य की भाषा में नेताओं और साधारण लोगों के बीच की दूरी का वर्णन किया है। वे कहते हैं कि ये सत्ता वर्ग के लोग चमकती हुई मखमली गाड़ी में बैठकर आते हैं, चमकदार कपड़े पहनते हैं। इनकी स्वागत में बल्लम, तुरही और पगड़ी के साथ चलने वाले सैनिक और अंगरक्षक भी साधारण लोग होते हैं। सत्ता वर्ग के लोग जब सड़क से गुजरते हैं तो उनका भव्य स्वागत और सत्कार होता है। सब झंडा फहराते हैं। उनके सम्मान में चारों तरफ सजावट की जाती है और तोपों की सलामी दी जाती है और गरीबों के मुंह से अपनी जय जयकार भी करवाते हैं ये लोग। मगर इससे साधारण लोगों को क्या मिलता है? अगली जो पंक्ति है उसमें कवि कहते हैं कि पूरब पश्चिम से आते हैं, पूरब पश्चिम से आते हैं नंगे बूचे नरकंकाल, सिंहासन पर बैठा उनके तमगे कौन लगाता है। पूरब पश्चिम से आते हैं नंगे बूचे नरकंकाल, सिंहासन पर बैठा उनके तमगे कौन लगाता है। कवि यहां कहना चाहते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता जनता के हाथ में होता है, लेकिन यहां सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए लोग जनता को ही दोयम दर्जे का बनाकर रख दिया है। यहां के साधारण लोगों की स्थिति अत्यंत दयनीय है। विपन्नता और व्यवस्था से परेशान जनता के पास कोई भी संसाधन नहीं है। गरीब के पास आज भी तन ढकने के लिए न तो पर्याप्त कपड़े, न पेट भरने के लिए 2 वक्त की रोटी और न रहने के लिए उनके पास कोई ढंग का घर है। यहाँ का हर व्यक्ति राष्ट्रगान को गाता है, हर साल गाता है, हर अवसर पर गाता है, लेकिन उनकी स्थिति आज भी जस की तस बनी पड़ी है। बावजूद इसके सत्ता के शीर्ष पर बैठने वाले यही लोग पता नहीं कैसे फिर से दोबारे बार बार सत्ता पर काबिज हो जाते हैं। कभी यहां देश को संपन्न और खुशहाल देखना चाहते हैं। अगली जो पंक्ति है उसमें कहते हैं कि कौन कौन है वह जनगणमन, अधिनायक वह महाबली, डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है। यहां की इन पंक्तियों में कवि ने बड़े ही नपे तुले शब्दों में सत्ता में शामिल लोगों के एक अलग ही रूप दिखाने की कोशिश की है। वे कहते हैं यह जरूरी नहीं कि जय जयकार करने वाला हर व्यक्ति मन से ही जय जयकार करता हो। सत्ता की शक्ति से भयभीत कुछ लोग डर कर भी ऐसे लोगों की जय जयकार करते हैं। लोकतंत्र में चुने गए कतिपय प्रतिनिधि तानाशाह की तरह काम करते हैं। मित्रों, इस तरह यहां प्रस्तुत अधिनायक शीर्षक कविता रघुवीर साहे द्वारा रचित आत्महत्या के विरुद्ध से ली गई है। उसमें राष्ट्रगान में प्रयुक्त अधिनायक शब्द पर जबरदस्त तरीकों से कवि ने कटाक्ष किया है। इस काव्य में कवि ने राष्ट्रीय भावना को अधिक महत्वपूर्ण माना है। उनकी माने तो आजादी के बाद भी देश के हालात में कोई बड़ा बदलाव नहीं आ सका है। सब कुछ जस का तस है। आजादी के बाद इस देश में यदि कुछ बदला है तो बस शासकों का वर्ग ही बदला है। कभी नहीं यहां राष्ट्रीय राजनीतिक घमासान में पीस रहे आम आदमी की पीड़ा को व्यक्त किया है। कुल मिलाकर कि जिनके कंधे पर देश की दशा बदलने की जिम्मेवारी थी, आज वही इसके दुर्दशा के कारण बने हुए हैं। अर्थात जनसेवक की जगह वे तानाशाह अधिक प्रतीत होते हैं।